कल हमारा जो जनरल लेक्चर स्टार्ट हुआ था, हमने फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हमको संविधान को कैसे पढ़ना है, इसका तरीका जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक संविधान आपको टोटली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो 3 स्तर की डेमोक्रेसी की बात की गई। पहला 3 स्तर की डेमोक्रेसी की बात की गई है। पहला यूनियन, दूसरा स्टेट, तीसरा ग्रास रूट लेवल यानी पंचायतें। अब अगर इन तीनों को हम बराबर पार्ट में बांट दें संविधान में, यानी हमको इन तीनों डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र का जो हमारे सिस्टम है इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमारा आर्टिकल 52 से आर्टिकल 243 तक के आर्टिकल इजी गोइंग कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 52 से लेकर के 243 तक के आर्टिकल की चीजों को इसके साथ में इसी के साथ जोड़ करके आर्टिकल 200 बल्कि 52 से लेकर के 245 से स्टार्ट होकर के आपका सीधा 293 तक इन्हीं पार्ट को कवर किया जा रहा है। यानी एट ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अगर हम देखते हैं तो जो हम 52 से स्टार्ट करते हैं वो जा करके 293 तक में पूरा संविधान लगभग हमारा मैक्सिमम पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में अगर एक जंप और मारे हम तो आर्टिकल 299 से लेकर 230 तक में हमारे 330 तक में इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट और इसमें ट्रेड कॉमर्स और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये मोटे मोटे चीज़ों को यानी अगर हम मोटा मोटा आर्टिकल 293 तक अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा संविधान हमारा एक लिस्ट में और बिल्कुल प्रोविजन आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका पूरा ग्राफ हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हमने तीनों स्तर की डेमोक्रेसी को विथ चार्ट वाइज, यूनियन कहाँ है हमारा, स्टेट कहाँ है, ग्रास रूट लेवल में हमारी नगर यानी जो अर्बन बॉडी है उसका आर्टिकल कहाँ है, जो रूरल बॉडी है यानी ग्राम पंचायतों का उसका कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में शासन व्यवस्था कैसे चलती है तो इनका एक ग्राफ हमने बनाया। ठीक है, इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, अगर हम देखते हैं यूनियन की बात करते हैं। ठीक है, तो यूनियन में हमने स्टार्ट किया था ठीक है, देखिए अगर हम यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, यूनियन, अब यूनियन जो है मतलब संघ यानी केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के बारे में हमको पढ़ना है तो भैया केंद्र सरकार के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे हम केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार का प्रोविजन कहाँ है, अगर इसको हम देखें तो केंद्र सरकार का प्रोविजन कहाँ है, तो पार्ट जो है 4 तक को हमने फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी एंड डीपीएसपी को पढ़ लिया। अब पार्ट जो हमारा
4 के बाद अगला पार्ट क्या होगा? पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 में कोई दिक्कत नहीं। अब जब पार्ट 5 में आप जाएंगे तो पार्ट 5 क्या है? द यूनियन, क्योंकि एक ही है। द यूनियन में हम एंट्री जब करेंगे तो द यूनियन में कितने आर्टिकल हैं हमारे पास? तो ये हमारा द यूनियन स्टार्ट होगा 52 से 151, यानी ऑलमोस्ट 100 and 101 आर्टिकल आ जाएंगे। अब एक लोगों से कह दिया जाए भैया 100 आर्टिकल को रट डालिए, और 100 आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं वो पूरा महीना भर रटेगा, और लास्ट में जब पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को सिस्टम से पढ़ें, पूरे सिस्टम से कैसे पढ़ें, तो इजी गोइंग हमको तैयार हो जाएगा। वो तरीका क्या है तैयार करने का? सबको पता है तरीका, लेकिन उस तरीके को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना हम वहां तक हमारी सोच डेवलप हो गई। अगर हम आपसे पूछें सरकार कौन है? सरकार किसे कहते हैं? यानी जो देश चलाए। राज्य सरकार किसको कहते हैं? जो पूरा राज्य चलाए। ग्राम प्रशासन, गांव सरकार किसको कहते हैं? जो पूरा गांव चलाए। खत्म भाई। केंद्र के अंदर में पहले केंद्र है, और केंद्र के अंदर सारे राज्य हैं, और सारे राज्य के अंदर में सारी पंचायतें हैं। तो 3 स्तर के सरकार को हमको पढ़ना है, और 3 स्तर की सरकार को हम अगर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर 243 तक आर्टिकल में 3 स्तर की गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसको इजी गोइंग कैसे पढ़ेंगे। अगर हम यूनियन की बात करें, केंद्र सरकार, तो सबको पता है भाई, क्या पता है? सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं? ये तो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़ करके आए हैं। सरकार के कितने अंग हैं भाई? 3 अंग, सबको पता है। यानी 3 पिलर ऑफ गवर्नमेंट, और 4th पिलर मीडिया। तो मीडिया के बारे में हमको यहाँ थोड़ा ना पढ़ना है। ये कहा जाता है, कहीं लिखा नहीं कि 3 पिलर मीडिया है, ये कहा जाता है। तो 3 पिलर तो हमको पता होना चाहिए भाई। हमारे 3 पिलर कौन है भाई? नाम बताओ भाई। 3 पिलर कौन है सिर्फ? पहला हमारा पिलर है सबसे मेन, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, एक है नाम। दूसरा पिलर क्या है? विधायिका। और तीसरा पिलर क्या है? न्यायपालिका। ठीक है। अब अगर हम द यूनियन स्टार्ट करते हैं तो हमारे यूनियन में ये क्या तीनों हैं? ये तीनों हैं कि नहीं है? यही तीनों को हम पढ़ लेंगे तो हमारा 52 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 147 तक कवर हो जाएगा द यूनियन से। और इनके यूनियन के बारे में जो लेखा जोखा रखने वाला कोई एक व्यक्ति होगा, वो भी असाधारण पद का नहीं होगा, उसको हम ऑडिटर, अकाउंट जनरल या लेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक के नाम से जानते हैं। उसको हम कैग के नाम से जानते हैं। यानी ये तीनों अंगों का लेखा जोखा रखते हैं भाई। बिना चित्रगुप्त के संसार नहीं चलता। अकाउंट का लेखा जोखा कौन रखते हैं? चित्रगुप्त। तो ये हमारे कैग जो है ये चित्रगुप्त है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अंग हैं, और इनका लेखा जोखा हमारे कैग महोदय रखते हैं, चित्रगुप्त। तो ये तीनों को अगर हम रख दें, यूनियन हो गया। यानी यूनियन इन तीनों को और एक चित्रगुप्त को रख दें जो लेखा जोखा रखते हैं हमारे, बस हमारा संघ कंप्लीट हो गया। अब संघ को
लग तो रहा आप लोगों को कि जैसे एकदम कंप्लीट हो गया, हमको सब तैयार हो गया, लेकिन नहीं, लेकिन आपका सारा भार एकदम हल्का हो गया कि हमको यूनियन पढ़ना है। तो यूनियन में भाई 3 अंग हैं, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है, लेजिस्लेटिव बॉडी का प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है, और जुडिशरी का प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है। ये प्रोविजन जब हम समझ जाएंगे, ठीक है, तो हमको पूरा संविधान का यूनियन में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यही सिस्टम हम स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो तो वहां भी अंग है ना, स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एक हो गया, विधायिका और राज्यपाल न्यायपालिका। तो तीनों तो स्टेट में भी हैं, तो वहाँ स्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हम लोकतंत्र के सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल की बात करेंगे तो गांव समाज किससे चलता है, प्रधान से। अब प्रधान, अब वहां पर कार्यपालिका है, वहां भी व्यवस्थापिका है, वहां भी न्यायपालिका है। अब जैसे प्रधान जब कानून बनाएंगे पंचों के साथ मिलकर के, जो उनके मेंबर हैं, मेंबर आप गांव पंचायत, तो गांव पंचायत की जो मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव का काम करेंगे, एक प्रस्ताव रखेगा और पास किया जाएगा और बिल बनाया जाएगा। उनका सब्जेक्ट अलॉटेड है, 29 सब्जेक्ट में हमारे प्रधान जी कानून बनाएंगे। जैसे यूनियन को कितने 97 सब्जेक्ट में कानून बनाने का राइट है, वैसे हमारे स्टेट को 66 सब्जेक्ट दिया गया है। वैसे हमारे प्रधान जी को भी 29 सब्जेक्ट दिया गया कानून बनाने के लिए। अब 29 सब्जेक्ट में कानून बनाने की प्रक्रिया तो वैसे होगी, तो जो कानून बनाया जाएगा और जो लागू कराया जाएगा तो प्रधान जी लागू कराएंगे। तो प्रधान ही एग्जीक्यूटिव में रहेंगे और प्रधान ही कानून बनाने में लेजिस्लेटिव रहेंगे। तो ये 2 स्तर हो गई। और तीसरा स्तर न्यायपालिका वहाँ भी है, उसको क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य। वहाँ न्यायपालिका है, न्याय पंचायत उसका नाम है। तो न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट गांव लेवल पर भी है, उनको भी पनिशमेंट देने का पावर है। तो ये सारी चीज अभी भी न्याय पंचायत, जो हमारा पंचायती राज एक्ट में अब जाकर के न्याय पंचायत को रिपील कर दिया है, लेकिन कमिंग सून जितने अभी तक एग्जाम थे सब एग्जाम में ये पूछा गया है। तो न्यायपालिका और उनकी शक्ति क्या है, ये ग्रास रूट लेवल में है। तो इस प्रकार हम देख कर समझ गए हैं कि हमको यही 3 चीज पढ़ना है, राज्य के संबंध में, केंद्र के संबंध में और विलेज स्तर के संबंध में। यही 3 चीज का नॉलेज। अब तीनों की शक्तियां तो एक जैसे होंगी, कार्य प्रणाली एक जैसे होगी। तो अगर एक कार्य प्रणाली हमको समझ में आ गई, अब जैसे प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ राज्यसभा मिलकर संसद बन जाता है। अब ये तीनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। राज्य विधान मंडल में गवर्नर और विधानसभा विधान परिषद मिलकर के यहाँ भी कानून बनाते हैं। तो पावर तो वही है, कानून बनाने की प्रोसीजर वही होगा, विधेयक प्रस्तुत होगा, उसके बाद उस पर बहस होगी, चिल्लाएंगे संसद में, कुर्सी चलाएंगे, जैसे राज्य में भी देखिए कुर्सी तोड़ते हैं सब। उसके बाद में जब फिर गवर्नर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन गया। अब लागू कराने के लिए राज्य के भी सेक्रेटरीट हैं, प्रमुख सचिव स्टेट हैं, जैसे केंद्र के प्रमुख सचिव स्टेट हैं। तो यानी एक सिस्टम को अगर हम समझ गए तो एक है जैसे तीनों सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको देखिएगा, अब पहले सिस्टम की स्टार्टिंग हमने कब कर दिया था, आज उस सिस्टम से आगे हम चल रहे हैं। तो पहला हमारा आता है यूनियन पार्ट 5। संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5वां भाग, अब हम लोग 5वां भाग चालू कर दिए। अब 5 भाग में कितने अध्याय हैं? 5वें भाग में 5 अध्याय याद करिए भैया, यानी संघ को हम 5 चैप्टर में निपटा देंगे। तो पहले तो 3 चैप्टर तो आपको इजी कोई पता हो गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका। तो तीन तो आपके चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर आपको पता। अब 2 चैप्टर में एक कौन है, एक हमारे प्रेसिडेंट महोदय को भी लेजिस्लेटिव पावर रखने का राइट है,
हमारे भाई मुखिया हैं तो कानून तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो संसद में जाकर कानून नहीं बनाएंगे। उनका कानून बनाने का अलग ही महत्व है और अलग तरीके से वो कानून बनाते हैं। वो कब बनाते हैं? जब संसद के सारे सो जाते हैं, विश्राम काल में रहते हैं। यानी अब जैसे हाउस ऑफ लोकसभा है, तो लोकसभा क्या पूरे साल के हमेशा थोड़ा ना चलती रहती है। वो कब चलती है? जब लोकसभा चल रही है तो कुछ बीच में अंतराल होगा, यानी प्रत्येक ईयर में कम से कम 2 बार जरूर बुलाई जाएगी। वैसे 3 है, विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और ग्रीष्म सेशन होता है, और वो क्या नाम है, हाँ ग्रीष्म सेशन होता है। यानी गर्मी बरसात 3 ऋतु हमारे हैं, तो 3 सेशन हो गया। और एक और है बजट सेशन, बजट में यानी 4 में तो आना ही आना है, ठीक है। ग्रीष्म को ही बजट भी हम कह सकते हैं। तो 3 सेशन तो होगा ही, लेकिन मिनिमम 2 होना ही चाहिए। तो ये तो इन सेशन के बीच में जो विश्राम का समय होता है, जब संसद कानून नहीं बना रही होती। अब इमीडिएट मान लीजिए कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, अब संसद तुरंत तो है नहीं, भैया सारे मेंबर को भेज दीजिए 2 घंटे में सज गई। भाई पूरे इंडिया में दूर दूर से लोग आते हैं, किसी कोई कहीं बिजी हैं, पहले से उनको सूचना दी जाएगी। यानी उनको सदन को लगाने में कम से कम महीना 15-20 दिन का टाइम चाहिए। पहले सेशन बुला दिया जाता है, तब वो सब इकट्ठा होते हैं। कानून तो हमें अभी बनाना है, इमीडिएट हमको जरूरत पड़ गई, तो ऐसे टाइम में हमारे राष्ट्रपति महोदय को एक आर्टिकल है 101, 2, 3, यानी कानून को 1, 2, 3 कर देते हैं। प्रेसिडेंट महोदय को 1, 2, 3 कर देना है, तो 123 में अध्यादेश जारी करने का राइट है। और वो ऑर्डिनेंस इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो ऑर्डिनेंस जब बना देंगे प्रेसिडेंट महोदय, तो वो संसद द्वारा बनाए गए कानून से इतना भी कम नहीं होता है महत्व। जितना संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, उतना ही वो अध्यादेश मान्य होगा। तो अब जाहिर सी बात है, कार्यपालिका के लिए एक चैप्टर हमारा हो गया। चैप्टर यानी भाग 5 को हम 5 चैप्टर में डिवाइड किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी न्यायपालिका किस भाग के किस चैप्टर में है, तो 5-5 कुछ लड़के लगा के आए, तो 5 पार्ट के चौथे चैप्टर में हमारी न्यायपालिका है। कौन वाली? यूनियन की, यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब 5 चैप्टर, 5 भाग में 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? तो चैप्टर देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं रखने का तरीका। पहले हमारा कार्यपालिका, दूसरा हमारा विधायिका और तीसरा हमारी न्यायपालिका। बीच में विधायिका के 2 अंग हैं, एक प्रेसिडेंट कानून बनाते हैं तो चौथे प्रेसिडेंट का हो गया, और एक हमारे संसद महोदय बनाते हैं, तो तीसरे में संसद बनाने के लिए। तो एक साथ देखिए 4 चैप्टर क्लियर हो गए। पहले में हमारी कार्यपालिका बॉडी की बात की गई, दूसरे में हमारी विधायिका की बात की गई, तीसरे में हमारी कौन बॉडी की बात की गई, तीसरे में हमारे न्याय संसद के अलावा राष्ट्रपति भी कानून बनाते हैं ना, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर आल्सो कैन एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लेजिस्लेटिव पावर बना रखते हैं। तो वो है चैप्टर 4 में 21 सेक्शन है, आर्टिकल है 123, ठीक है क्या? चैप्टर 3 में केवल एक ही आर्टिकल है, ठीक है, 123, 1, 2, 3, यानी चैप्टर 3 में 1, 2, 3 आर्टिकल है, ठीक है, हाँ याद रहेगा। और जब हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, अरे हम तुमको पहले समझा रहे, पहले हम एक पहले हमको पूरे चैप्टर पार्ट 5 का पूरा पहले सामान्य सिद्धांत सीख लीजिए। तो पार्ट 5 में 5 चैप्टर हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपके उसमें जेल्स में भी आया है कि पार्ट 5 में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा
मतलब कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा राष्ट्रपति की विधायिका, चौथा न्यायपालिका, पांचवा कैग महोदय। यानी तीनों लोग मिलकर के तीनों अंग काम करेंगे तो इनका लेखा जोखा कौन रखेगा? हमारे चित्रगुप्त महोदय। तो कैग जो है हमारे चित्रगुप्त महोदय हैं, ये कहाँ से 148 से लेकर 151 तक में काम करेंगे। तो इस तरीके से 5 भाग में 5 चैप्टर क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, संसद के 3 अंग, मतलब कि सरकार के 3 हाथ। सरकार के 3 हाथ हैं, हम लोगों के 2 हैं लेकिन सरकार के 3 हाथ हैं, यानी 3 पैर कह सकते हैं। सरकार के 3 पैर हैं, एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 पैर हैं। 3 पैर पर हमारी पार्लियामेंट खड़ी है। अब संसद के 3 पैर में संसद को विधायिका कहते हैं। 3 पैर जो है हमारे, इनको कैसे हम तैयार करेंगे? तो पहला हमारा, पहले पैर को अगर हम कहें कि संसद के तीनों अंग में पहला अंग कौन है, बताइए शिवा। संसद के तीनों अंग में पहला अंग कौन है? पहला अंग के अंतर्गत हमारे कार्यपालिका का मुखिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका का मुखिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में यही। क्या लिखा है? एक संघ होगा और उस संघ की कार्यपालिका की, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के पास सारी कार्यपालिका की शक्ति है। यानी जितनी पावर कार्यपालिका की एग्जीक्यूटिव बॉडी की है वो सारी बॉडी किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर यानी पार्ट 5 का। ठीक है, द यूनियन में पार्ट 5 का पहला चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है हमको। 4 चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल इजी गोइंग में, बिल्कुल बहुत साधारण शब्द में समझा रहे हैं। इससे साधारण संविधान नहीं हो सकता है। पहला हमारा चैप्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन? एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन? ऐसे बना लीजिए, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन? पहले एग्जीक्यूटिव का प्रावधान कहां से कहां तक है? नोट करिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहां से कहां तक है? पहला है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 75। ठीक है, आर्टिकल 52 से 75 तक। और 4 आर्टिकल अलग से भी दिए हैं, इनको हम लोग देख लेंगे। जैसे हमारे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महोदय, भारत सरकार के वकील। कहाँ बैठते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या ये संसद में भाग ले सकते हैं? संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, इनको जाने से कोई मनाही नहीं है, क्योंकि भाई वकील को कोई रोक सकता है? ये भारत सरकार के वकील हैं। एक छोटा सा वकील है, उसको देखिए वो सब जगह घुसने की तैयारी कर देता। वो जाए तो रोकेगा तो कहेगा पुलिस के दरोगा रोके तो इसे धड़क देगा। तो अब भारत सरकार का वकील है तो छोटे मोटे अदालत में थोड़ा ना जाएगा, संसद में बैठते हैं और संसद में भारत सरकार के खिलाफ जितना मुकदमा होता है उनकी पैरवी वही करते हैं। यानी जैसे भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस जाएगा उसमें वकालत हमारे वो क्या नाम है, महान्यायवादी, या इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर, सॉलिसिटर नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
अटॉर्नी जनरल, सॉरी नहीं, अरे रुक जाइए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में बैठते हैं, ठीक है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी है, यानी इनसे बड़ा कोई न्यायवादी नहीं, ये महान्यायवादी है, ठीक है। ये कहाँ बैठते हैं? आर्टिकल 76 में बैठते हैं, 76 नंबर कमरे में बैठते हैं, क्योंकि इनका भाई कमरा अलग होगा, तो इसलिए आर्टिकल 76 में बैठते हैं, ठीक है। पहले इनको महान्यायवादी की बात में हम बताएंगे, पहले आ जाइए एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन लोग हैं। पहले हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में अगर आपको कहा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत भारत के प्रथम नागरिक है। ये कौन है? भारत के प्रथम नागरिक। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 400 कमरे के मकान में बैठते हैं, दिल्ली में इनका बना हुआ है, 400 कमरे में रहते हैं, क्योंकि भारत के शान है, छोटे मोटे नहीं, क्योंकि संसद के कितने इनके अंग हैं भाई, कार्यपालिका की सारी शक्ति इनके पास है। अब इनकी शक्ति में कार्यपालिका के अंतर्गत कितने, जितने मंत्रिमंडल, एसोसिएशन ऑफ मंत्रिमंडल है, एसोसिएशन ऑफ मिनिस्टर हैं, ये सारे इनके परिवार के मेंबर हैं। और कौन इनके साथ में होंगे? इनके एक छोटे भाई भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, छोटे भाई हैं वाइस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब कभी मान लीजिए ये नहीं मिले, इनका जो काम करना है, तो अगर ये कहीं भाई मान लीजिए बीमारी है, आदमी क्या बीमार हो सकते हैं, अगर ये बीमार हो गए या भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं कहीं भी जाते हैं, तो उस समय उनकी पद को, क्योंकि ये इनकी आवाज है, वॉइस है, इसलिए इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये दोनों लोग मिलकर के संसद की शान बढ़ाते हैं, तो इसलिए हमारे ये दो बहुत मजबूत पिलर है, ठीक है। तो पहले हमारे इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में ये दो लोग हो गए। इसके बाद दूसरे कौन होंगे? आपको पता होना चाहिए हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में कितने लोग और कौन कौन मेंबर होंगे। कौन और आएंगे इसके अंदर, बताइए फटाफट। पहले तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बताओ भाई फटाफट। एसडीएम आएंगे, डीएम यहाँ लिख दें। अब इसके अंतर्गत कौन आएगा फटाफट, हमने कल है बताया अभी, राज्यसभा लोकसभा। दूसरे नंबर पर नोट करिए फटाफट, हमारा कैबिनेट यूनियन, यानी यूनियन की जो कैबिनेट है, ठीक है, तो यूनियन की जो कैबिनेट है, यानी कैबिनेट कौन होते हैं? एसोसिएशन ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए मंत्रियों के कई वर्ग हैं, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री है, एक राज्य स्तर का मंत्री है, एक स्वतंत्र प्रभार है। तो कैबिनेट के जितने मंत्री आदिगण हैं, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाएंगे। और कौन आएगा भाई? भाई राष्ट्रपति काम करवाएंगे तो किसके माध्यम से? तो ये आ जाएंगे। और एक तो लोगों को तो हमने, इस कैबिनेट का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री हो जाएगा। मंत्रिमंडल, एसोसिएशन ऑफ मिनिस्टर, मंडल मतलब क्या होता है? बीड़ी का बंडल जानते हो तो कहते हैं बीड़ी का बंडल, तो मंडल मतलब समूह, ठीक है। तो उस बंडल का
जिस कंपनी का बीड़ी होगी उसका नाम होता है। तो भाजपा रूपी कंपनी के मोदी बीड़ी है, तो वो बंडल जो है मोदी का बीड़ी बंडल है। यानी जितने बीड़ी उसमें हैं, यानी वही सारे पोर्टफोलियो जो डिपार्टमेंट हैं उनके समूह को राष्ट्रपति के साथ में रखेंगे। कितना हो सकते हैं? इनकी संख्या पूरे मेंबर से 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, 15% से नहीं ज्यादा होगी। ये कब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया? कितना बीड़ी का बंडल कितना होगा? जितना सांसद हैं उनमें 15% से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। यानी सारे सांसद में 15% जो होंगे उन्हीं को हम किसमें रखेंगे? मंत्रिमंडल में रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस 10वीं अनुसूची में संशोधन करके कब संशोधन किया गया? 91वां संविधान संशोधन होगा, देखिए, या ऐसे होगा 91, इसमें जोड़ करके 2000 जो भी है देख लीजिए, अभी बता देंगे, अभी जब पढ़ाएंगे तो आगे क्लियर कर देंगे। 15% से ज्यादा कैबिनेट के मंत्री नहीं हो सकते जी। चलिए 91वां संविधान संशोधन, यानी 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में संशोधन करके कह दिया कि कोई भी मंत्री की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये सारे 15% के जितने मंत्री हैं, ये सारे मंत्री एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आ रहा ना? इसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आएंगे? इसके बाद में जब ये मिल करके सारे मंत्री कानून बना करके सारा जब कंप्लीट कर देंगे तो उस कानून को लागू करने के लिए जो हमारा सचिवालय है, सेक्रेटरीट, यानी भारत के प्रमुख सचिव, जब कानून बन करके तैयार हो जाएगा तो उस कानून को बनाने के बाद में, ध्यान दीजिएगा, कानून कौन बनवाएगा? तो अब हमारा पहले में एग्जीक्यूटिव का काम होता है सरकार को चलाना, एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, यानी लोकसभा के प्रति अकाउंटेबिलिटी है। मंत्रिमंडल, इनका जो बंडल है, इनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति, यानी ये जितने लोग हैं, ये 15% जो मंत्रालय लिए घूम रहे हैं डिपार्टमेंट, इनको सबसे पहले राष्ट्रपति का कमरे में जाने के लिए कोई 400 कमरा बना है, तो ये लोग हमेशा जाया करते हैं राष्ट्रपति से मिलने और बैठ करके परामर्श, प्रधानमंत्री भी जाएंगे और कहेंगे दीदी जी हमने ये, अब इसमें हमारी दीदी जी है ना, तो ये हमने कानून बनाया है, और समय समय पर उनसे मुलाकात करते हैं, शिष्ट भेंट करके बताते हैं कि देश की वो पूछते क्या हाल चल रहा है देश का, तो वो सब सारा हाल चाल उनको बताते हैं। और जब कभी कोई दिक्कत होती है तो उनसे सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति अपना सारी कार्यकाल का शक्ति को एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करेगा तो राष्ट्रपति ही करेगा, यानी काम होगा तो राष्ट्रपति के नाम। अब जैसे बजट पेश करना है, बजट हमको पेश करना है, भाई देश को चलाने के लिए रुपया चाहिए, और बिना बजट के, बिना प्रतिफल के तो कुछ होना नहीं है, बिना बजट के तो कुछ नहीं हो सकता। अब बजट जो हम पेश करते हैं आर्टिकल 112 में, ठीक है, कहाँ 112 बजट 112 सर है। हाँ, 112 में बजट जो पेश करते हैं वो बजट किसके नाम से जाता है? बताओ, बजट कौन पेश करता है? बताइए भाई, बजट कौन पेश करता है? सब लोग कहोगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हाँ सर। 112 में नहीं लिखा है, बजट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से पेश होगा, लिखा हुआ है 112 खोलिए, आर्टिकल 112, ठीक है। बजट भाई देश के मुखिया हैं वो, तो मुखिया ही घर का जो है बजट तो वही सेट करेंगे कि किस मद में हम कितना देंगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, बजट पेश करने के पहले राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देती हैं कि हम देश की स्थिति ये है और हम इन मद में इतना इतना डेवलपमेंट हुआ, और देश को संबोधन करके बताती हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो भारत देश की मुखिया हैं। मुखिया कितना भी काम, घर में शादी पड़ी होती है, लेकिन
सारे लोग दर्शनाभिलाषी होते हैं, लेकिन घर का मुखिया विनीत में रहता है। कार्ड छपवाए ना, दर्शनाभिलाषी और लोग रहेंगे, लेकिन विनीत काम उन्हीं के नाम से होगा, चाहे वो इतने बुजुर्ग हों, चल ही ना पावे, लेकिन काम नाम कार्ड उन्हीं के नाम से जाएगा। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से सारा काम होगा। बजट पेश वही करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो जो है निर्मला सीतारमण ही करेंगी, लेकिन उनका पूरा बजट पर उनका पूरा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो देखिए अब एग्जीक्यूटिव बॉडी में पहले तो हमारे मंत्रालय जितना हो गए और ये सारे मंत्री हो गए। अब इनको जब कानून बन करके, जैसे भाई लोकसभा और राज्यसभा अभी विधायिका पढ़ाएंगे, तो इनके द्वारा कानून बना दिया जाएगा और कानून बना करके कहाँ दिया जाएगा, वो सारा कानून दिया जाएगा, हैंडओवर किसको किया जाएगा, वो सारा कानून हैंडओवर करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। और जब तक प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं होगा। जैसे सिग्नेचर कर देंगे, अब वो विधेयक बिकेम ए लॉ। पहले क्या है, बिल बिकेम ए लॉ, अभी तक वो बिल ही है, हाउस ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ राज्यसभा में। अब मान लीजिए जब हाउस ऑफ लोकसभा और हाउस ऑफ राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया, अब राष्ट्रपति उसको देखे, उनको लगा कि ये तो प्रोविजन हमको नहीं लग रहा अच्छा, प्रधानमंत्री इसको वापस करिए। अब वो बिल वापस कर दिया, कहे फिर से जाइए। अब प्रधानमंत्री उसमें कुछ संशोधन करके दोबारा पास करवाते हैं। अब दोबारा पास करके जब जाएगा तो अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी। अब भाई कहेंगे कि बार बार तो परेशान न करो, बहुत मुश्किल से कानून बनता है, तो दोबारा लाए हैं, अब आप इसको साइन कर दो। तो अब दोबारा उनकी 44वें संविधान संशोधन में उनको रिटर्न करने का राइट दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे रिटर्न कर दिया तो मीडिया छोड़ेगी नहीं, प्रधानमंत्री को कह देगी कि आज बिल को पास होने के बाद, मीडिया क्या कहेगी, आज बिल को पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदया ने वापस किया, और वही पूरा 2 दिन इतना दिखा देंगे सारे चैनल पर कि सब जनता बिल्कुल रट जाएगी। अब कहेंगे हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अपोजिशन उसमें घोटाले की खुशबू आने लगेगी। तो अब 44वें संविधान संशोधन में जो प्रोविजन कर दिया गया, इससे क्या हो गया, प्रधानमंत्री भी लौटाने वाले जो कानून है उस पर जरूर अमल करते हैं। तो एक प्रकार के नाम तो हुआ कि लौटा दिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति कह रहे हैं उसके आधार पर ही वापस देंगे। तो 44वें संविधान संशोधन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दे दी गई। ठीक है, अब उस पावर के आधार पर कानून वो बन जाएगा। तो कानून बनने के पहले जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन करके आ गया, जब सिग्नेचर करेंगे तभी वो बिल बिकेम ए लॉ, अब वो कानून बन गया। अब कानून बनने के बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे लीजिए इस कानून को। अब कानून क्या होगा, लागू कराना। लागू कराने से पहले हमको क्या करना है, कानून बन करके, भाई कानून एक किताब के रूप में BNS, एविडेंस एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये तीनों कानून बन गए। संसद जब पास कर दी, पास कब की, 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, अब 25 दिसंबर 2023 को पास कर दिया, लागू कब हुआ, 1 जुलाई, यानी टोटल लगभग 7 महीने बाद। अब 7 महीने बाद तक क्या किए, यानी बिल पास हो गया, 7 महीने तक कप्तान महोदय फील्डिंग सजा रहे थे। कप्तान क्रिकेट खेल रहे थे ना, फील्डिंग सजा रहे थे कि इस कानून को जब हम पुलिस को देंगे और FIR लॉन्च होगी, जज साहब के पास केस जाएगा, तो कैसे कंट्रोल करेंगे। भाई अब कानून बन करके आधी रात से तुरंत लागू हो गया। बताया गया कि जैसे 12 बजा, उसके बाद में 1 बज के 10 मिनट में पहले FIR लॉन्च हो गई इंदौर में, मध्य प्रदेश के। यानी अब पुराना कानून हट करके नया कानून लग गया। अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, तो सारी चीज को जब कंप्लीट कर लिया, कैसे कंप्लीट किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस कानून को दे दिया। किसको दे दिया, प्राइम मिनिस्टर और उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी को। प्राइम मिनिस्टर जब मंत्रिमंडल का समूह का नेता होता है, जब मंत्रिमंडल में रहकर मंत्रालय करके काम करता है, तो वही प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है। और जब वो संसद में कानून बनाने के लिए पहुंचकर बहस करता, वोट देता है, तो उस समय वो विधायक कहलाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो एक विधायक वो हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, Yes. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक्टिंग में वो काम करेंगे, ठीक है। और जैसे कानून बनवाने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि जनता 5 साल बाद हिसाब पूछेगी अगर ये कानून नहीं बनाया, तो इसलिए कानून प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, और बनाने तक और बिल पेश करने तक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर और एसोसिएशन ऑफ मिनिस्टर। जैसे बिल पास हो करके प्रेसिडेंट पास जब कराने गए, तब सारे जितने मंत्री हैं क्या हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गए, क्योंकि संसद में वो मंत्री भी तो हैं, वही लोकसभा में जा रहे हैं, वही मंत्री राज्यसभा में जा रहे हैं। अब वहां पर जब वो बैठ करके वोट डाल रहे हैं, ठीक है, तो जब वहां कोई राज्यसभा के मंत्री हो रहे हैं, कोई लोकसभा के मंत्री हैं, मंत्री तो दोनों सभा से हो सकते हैं, ठीक है। तो जब वो कानून प्रोड्यूस कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के अंडर में रह करके क्या हमारा कानून होगा, तब तक वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे पार्लियामेंट में उसे सबमिट कर देंगे, अब वहां कानून को पास कराएंगे, वही लेजिस्लेटिव बॉडी में हो जाएंगे, ठीक है। अब जब कानून बन करके प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा, प्रेसिडेंट थ्रू एसोसिएशन ऑफ मिनिस्टर के थ्रू से लागू कराएंगे। तो कैसे लागू होगा, राष्ट्र पूरे भारत के एक सेक्रेटरी महोदय हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी इसमें जितने हैं, सचिवालय, सेक्रेटरीट, ठीक है, सेक्रेटरी या सेक्रेटरीट जितने हैं, ये सारे आल्सो एसोसिएशन ये मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी के हो गए। अब जो सेक्रेटरी इनके पास गए, अब सेक्रेटरी क्या करेंगे, ये भारत के एक ही होंगे, वन होंगे, ठीक है। मुख्य सचिव जिनको कहा जाता है, इंडिया के भारत के सचिव कौन है, अब इसको आप लोग तैयार करिए। इसके बाद में हर डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का कानून है, जिस डिपार्टमेंट का कानून है उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को दिया जाएगा। अब उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उसे सीधा जिले में पहुंचाएंगे, स्टेट को जाएगा, क्योंकि केंद्र का मामला है। अब जिले में डीएम और एसडीएम, इनके थ्रू ये सारे मेंबर जितने हैं स्टेट के या जिले के, डीएम, एसडीएम, ठीक है, ये यानी तहसीलदार, जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या जितने पुलिस हैं, ये सारे मिलकर के इस बॉडी के अंतर्गत आएंगे। किसके सर? एग्जीक्यूटिव है ना, सारे इनके माध्यम से तो कानून बनेगा और लागू कराया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है, कानून को बनाना, वो संसद में कानून को प्रोड्यूस करना, हमको किस काम को कानून की जरूरत है और किस कानून से देश चलेगा, तो कानून बनाने के लिए बिल को प्रोड्यूस करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का है। बिल प्रोड्यूस होगा थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड हैं। ये सारे लोग मिलकर के क्या करेंगे, कानून बनाने से पहले की और कानून बन जाने के बाद की सारी प्रोसीजर एक्सरसाइज करेंगे इनके लिए। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी का कॉन्सेप्ट हम पहले आपको आज पढ़ा रहे हैं। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी का कॉन्सेप्ट कहां से कहां तक है, 52 से 75, ठीक है। अब हम ये तीसरे में डीएम और सेक्रेटरी, अरे डीएम एसडीएम ये सारे जितने हैं और सब इसमें कर दीजिए, तो ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के, क्योंकि कानून बनाने के लिए जब राज्य में लागू किया जाएगा, जनता के पास जाएगा कानून, तो उसे लागू भी तो कराने की जिम्मेदारी है। तो ये सारा एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रोविजन कहां से कहां तक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रोविजन कहां से कहां तक है, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 75 तक। अब आते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से कहां तक है, 52 से कहां तक है, 72, 972, बताइए 65, 62 तक है, 62 और थोड़ा बहुत है, पहले हमारे 62 तक है, ठीक है। 52 से 62
ठीक है, 52 से 62 आर्टिकल को हमको रखना। इनमें से पहला तो सिंपल है, 52 क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 52 क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कह रहा है कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति उसका शक्ति का यूज मंत्रिमंडल के सलाह से करेगा। ये हमारा आर्टिकल 53 सन की एक कार्यपालिका की शक्ति सारी राष्ट्रपति में वेस्ट होगी। 53 कहता है, सिंपल सी बात इसमें रखने क्या बात है और लिखने क्या बात है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अभी कौन बहुत बड़ी बात है, भारत का एक राष्ट्रपति है। 52 कार्यपालिका की ऑल पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब उन सारी शक्ति को एक्सरसाइज कैसे करेगा, आर्टिकल 74 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह से सारी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, 53 हो गया। अब राष्ट्रपति कैसे कौन होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। निर्वाचन कहां पर है, 54। अब क्वेश्चन आता है भाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डालता है। भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, रुक जाइए, शांत रहिए। हाँ बताइए। अरे अनुमोदक नहीं, पहले ये बताइए, इसकी बात छोड़िए, पहले हमारी बात सुनिए। इसमें वोट देने का राइट के क्या, भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन वोटिंग से होता है या ऐसे नाम निर्विरोध चुन लिया जाता है। अरे गुप्त चुनाव तो मतलब इलेक्शन होता, सुनिए, रुक जाइए, चुनाव होता है, सिंपल से बताइए, इलेक्शन राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ठीक है, आवाज बंद कर दे, आवाज बंद, रुक जाइए भैया, रुक जाइए, बंद कर दीजिए आवाज। अब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जब इलेक्शन होगा तो वोट कौन देगा। नहीं पता है तो जिसको पता है वो बताए, नहीं पता है तो ना बताए, कहानी हमको नहीं सुनना है। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे को देखिए, राष्ट्रपति बंद कर दिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद करके हम बता रहे हैं क्योंकि हम रिकॉर्डिंग की वीडियो हो रही है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा, भाई जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का इलेक्शन दे रहे हैं, अब जनता वहां पहुंच जाएगी चुनने के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले नहीं, हर देश के सारे जनता, अब जैसे हमारी 1.5 अरब जनसंख्या है, अब कहते हैं हम राष्ट्रपति को चुनने जाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ऐसा है, हमने चुन करके भेज दिया और उनको जब हमने पावर अपनी दे दिया, जैसे हम अपने सांसद को जिता दिया तो उन सांसद से कह दिया अब भैया जो भी कुछ करना भैया अपने हिसाब से ठीक ठाक हमारे हित में करिएगा, अब हम तुमको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा ख्याल रखिएगा, अगर नहीं रखोगे तो 5 साल बाद हम तुमको बुला लेंगे। कहीं कहीं कुछ देश में है यहाँ तो 5 साल तक तो उनको उनका पत्ता नहीं हिला सकते हो, आपने इलेक्शन करके उनको जिता दिया। कुछ देश में जैसे स्विट्जरलैंड में है, अगर तुम्हारे मनमाफिक काम नहीं किया तो उनको कहेंगे भैया तुम उतर जाओ, फिर से हम भेज रहे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, यानी उनको 5 साल तक भी संतोष नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में है भैया हम तुमको भेज दिए हैं, अब 5 साल तुम चाहे अच्छा करो चाहे बुरा, अब तो मजबूरी में हमको सहना है। तो इसलिए जब उनको चुन करके भेजते हैं, अब वो जो भी कुछ करेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो ये माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कोर्ट में वकील अपॉइंट कर दिया तो क्या अब क्लाइंट से पूछ करके आप बहस करोगे? अब जो भी कुछ करोगे तो वो क्लाइंट नहीं कह सकता है कि हमने नहीं किया। अब तुम चाहे जो करोगे उस फाइल पर तुम जो भी करोगे नाम क्लाइंट कहेगा हाँ आपने किया है, कल को वो मुकर नहीं सकता कि ये तो हमने वकील साहब को नहीं कहा था कि ये तुम करना। तो उसी तरीके से संसद को जब सांसद को चुनाव करके भेज दिया, अब जो भी करेंगे ये माना जाएगा कि वो सारा जनता कर रही है, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन
अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा होता है। डायरेक्ट तो नहीं होता, लेकिन जनता ने उनको चुना, अब वो जाकर के प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उनको ना चुनते तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह है, अगर जनता उनको ना चुन करके किसी दूसरे को चुन लेता तो क्या राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल पाते हैं? यानी जनता ने उनको चुना, तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राजनाथ अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनेंगे। तो यानी उनके लिए कौन कौन वोट डालेगा, पहले तो लोकसभा के, दूसरा राज्यसभा के। अब राज्यसभा में तो जनता ने चुना ही नहीं, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा में क्या जनता वोट डालती है? राज्यसभा में जनता वोट डालती है कि नहीं डालती है? बताइए भाई। डालती है। तब कैसे चुनाव होता है? चलिए ये सब पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले बंद करिए, अब हम इसको सब अच्छे से पढ़ाएंगे। राज्यसभा में जनता अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी चुनती है। भाई राज्यसभा में इलेक्शन है तो जनता कुछ उसमें देखिए क्या है, कुछ उसमें कैटेगरी वाइज है, जैसे कुछ वहां पर देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य तो प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करते हैं। अब जो 12 सदस्य नॉमिनेटेड किए गए, क्या प्रेसिडेंट को वो वोट देंगे? नहीं दे सकते, नॉमिनेटेड वाले नहीं देंगे। इसके अलावा कौन देंगे? राज्यसभा में विधायक की वोट की वैल्यू होगी। जो विधायक हमारे हैं, विधानसभा के जो मेंबर हैं राज्य विधानसभा के, इनके वोट की वैल्यू के आधार पर कैंडिडेट को वोट दिया जाता है। अब वो जाकर के वोट देते हैं, हमारे जो विधायक महोदय हैं वो किसी को वोट दे करके अगर चुनते हैं तो इसलिए उसको राज्यसभा कहा जाता है। यानी राज्य के विधानमंडल के जो विधायक हैं वो जाकर के वोट राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। कुछ इलेक्शन के द्वारा जाते हैं, कुछ विद्वान लोग जाते हैं, कुछ हमारे जैसे जया बच्चन है। अब ये इलेक्शन हमसे वोट मांगने नहीं आए, लेकिन इनका जो साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र के जो प्रख्यात जो हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में इलेक्शन में कुछ दिन तक मेंबर दिया। तो अब ऐसे लोग जो हमारे लर्नेड हैं, जो हमारे देश के अच्छे हैं, ऐसे लोगों को राज्यसभा के टिकट पर वोट डाल करके इनको पार्टी भेज देती है। तो ऐसे लोगों की सभा है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। सारी चीजों को हम बताएंगे। तो राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। अब क्वेश्चन आता है, क्या राज्य के विधान परिषद के भी सदस्य प्रेसिडेंट के इंडिया के वोट में भाग लेते हैं? भाई जैसे स्टेट में 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद, तो क्या विधान परिषद के मेंबर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भाग लेंगे? बताइए, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो विधान परिषद के मेंबर नहीं भाग लेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल के लेक्चर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कौन होगा, और यह ध्यान दीजिएगा। अब जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का शासन है, क्या केंद्र शासित प्रदेश के सारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो भी वहां पर वोटिंग देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में? नहीं देंगे। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के, जैसे दिल्ली में केजरीवाल का जो है, उनके इन दोनों के मेंबर वहां वोट देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ये कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन पीसीएसजे में पूछा गया है कि कब ये कॉन्सेप्ट आया। तो 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के मेंबर जो हैं उनको भी प्रेसिडेंट के इंडिया के इलेक्शन में वोटिंग राइट दिया। तो कल हम सिस्टम से आपको बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, क्योंकि ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जनरल चीज़ों को जैसे हम समझाएंगे और ये बिल्कुल याद रहेगा। अब हमने देखिए, क्योंकि हमारी YouTube पर वीडियो जा रही है, तो YouTube पर भाई सभी लोग देखते हैं, तो थोड़ा हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई है। आप लोगों को शायद कुछ ऑड लग रहा होगा, लेकिन अब स्टाइल हमने चेंज कर दिया है, लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सिस्टम से चलेंगे। बंद कर दीजिए उसे।